कांच के एक ठंडे एकदम बेजान टुकड़े को बस उंगली से छुआ जाता है और पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में बैठा कोई इंसान स्क्रीन पर दिखने लगता है। बिल्कुल। या फिर जैसे कीबोर्ड पर कुछ प्लास्टिक के बटन हम दबाते हैं और एक पूरी की पूरी किताब छपकर बाहर आ जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब इतना आम हो गया है ना कि कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। एकदम सही बात है। और शायद यही वजह है कि जब तकनीक की बात आती है ना तो एक आम धारणा बन जाती है कि अरे ये तो कोई बहुत रहस्यमयी चीज है। हाँ, कि आम इंसान के बस की बात नहीं है इसे समझना। बिल्कुल। मशीन का वो जो काला डब्बा होता है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, उसके अंदर असल में क्या चल रहा है ये अक्सर एक पहेली सा ही लगता है सबको। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कोई जादू वादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कोई रहस्यमय ताकत काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ कुछ बहुत ही तार्किक, गणितीय और भौतिक कदमों का एक बेहद तेज सिलसिला है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य बिल्कुल यही है। हमारे सामने आज जो बुनियादी नोट्स और डायग्राम हैं, उनकी मदद से हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के जो मुख्य घटक हैं उन्हें डिकोड करने वाले हैं। जी। एकदम शुरुआत करने वाले व्यक्ति के नजरिए से हम ये समझेंगे कि एक मृत मशीन आखिर सोचती कैसे है। ये एक बहुत ही शानदार और ज़रूरी विषय है, क्योंकि देखिए अगर दुनिया की किसी भी जटिल मशीन को देखा जाए ना, चाहे वो कोई विशाल कार की फैक्ट्री हो या फिर एक साधारण सा कैलकुलेटर, वे सब बुनियादी तौर पर सिर्फ एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। वो बाहर से कोई कच्चा माल या जानकारी लेते हैं, उस पर कोई पूर्व निर्धारित काम करते हैं और फिर एक अंतिम परिणाम बाहर निकाल देते हैं। मतलब जानकारी लेना, उसे समझना और नतीजा देना। बिल्कुल। कंप्यूटर के पूरे अस्तित्व की नींव बस इसी एक विचार पर टिकी है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत एकदम पहले कदम से करते हैं। अगर कोई मशीन सोचने वाली है तो सबसे पहले उसे ये तो बताना ही होगा कि उसे सोचना किस बारे में है। जाहिर सी बात है। उसे कोई निर्देश या कच्चा माल तो देना ही पड़ेगा। और यहीं से हमारे सामने जो डायग्राम मौजूद है उसका पहला हिस्सा तस्वीर में आता है, जिसे इनपुट डिवाइस कहा गया है। जैसे कीबोर्ड, माउस या स्कैनर को इनपुट डिवाइस बताया गया है। क्योंकि बिना इनपुट के एक कंप्यूटर केवल बिजली खर्च करने वाला एक खाली डिब्बा है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट है। वहां दुनिया का सबसे बेहतरीन किचन है और एकदम काबिल शेफ मौजूद है। बढ़िया। लेकिन जब तक कोई ग्राहक आकर किसी वेटर को अपना ऑर्डर नहीं देता, तब तक उस किचन में एक पत्ता भी नहीं खड़केगा। तो क्या इनपुट डिवाइस उस वेटर की तरह है जो बाहरी दुनिया से निर्देश लेकर मशीन के अंदर ले जाता है? ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। लेकिन तकनीकी दुनिया में इनपुट डिवाइस का काम सिर्फ एक वेटर से कहीं ज्यादा थोड़ा जटिल होता है। अच्छा, कैसे? यहाँ बात केवल निर्देश लेने की नहीं है, बल्कि भाषा बदलने की भी है। देखिए, इंसान की दुनिया में भाषाएं हैं, इशारे हैं, रंग हैं, तस्वीरें हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन कंप्यूटर का हार्डवेयर जो कि धातु और सिलिकॉन से बना है, वो ये सब कुछ नहीं समझता। वो केवल एक ही भाषा समझता है, और वो है बिजली की भाषा। एक सेकंड, बिजली की भाषा मतलब करंट का होना या ना होना? एकदम सटीक। कंप्यूटर के अंदर ना अरबों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये स्विच या तो चालू हो सकते हैं यानी ऑन, या बंद हो सकते हैं यानी ऑफ। चालू का मतलब है 1 और बंद का मतलब है 0। इसे बाइनरी डेटा कहा जाता है। अच्छा, तो 0 और 1 वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इसलिए जब हम कीबोर्ड पर मान लीजिए A टाइप करते हैं, तो इनपुट डिवाइस सिर्फ ये नहीं बताता कि A दबाया गया है। वो उस मानवीय अक्षर को 0 और 1 के एक खास पैटर्न में अनुवादित करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। ओहो, ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब इनपुट डिवाइस चाहे वो माउस हो जो हाथ के हिलने को डिजिटल सिग्नल में बदल रहा हो, या माइक्रोफोन हो जो आवाज को सिग्नल में बदल रहा हो, ये असल में अनुवादक है, ट्रांसलेटर्स। जी बिल्कुल, ट्रांसलेटर्स हैं वो। ये भौतिक दुनिया के हर काम को मशीन के समझने लायक 0 और 1 के पैटर्न में तोड़ देते हैं। एक तरह से ये मशीन और इंसान के बीच का पहला पुल है। एकदम सही पकड़े हैं। और जब ये अनुवाद हो जाता है ना, जब कच्चा डेटा बाइनरी रूप में मशीन के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब शुरू होता है अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण।
जो प्रोसेस करने वाला हिस्सा है। हाँ, वो डेटा सीधा सिस्टम के उस हिस्से में भेजा जाता है जिसे डायग्राम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा गया है। हाँ, डायग्राम में सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में यानी ब्रेन के रूप में लेबल किया गया है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिस पर बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हाँ, वो बड़े वाले डब्बे वाली बात। हाँ, वही। जब लोग अक्सर सिस्टम यूनिट को देखते हैं यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर के उस बड़े से डब्बे को, तो वो पूरे डब्बे को ही सीपीयू मान लेते हैं। बचपन में स्कूल में भी सब यही बोलते थे, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो जो बड़ा डब्बा है वो सिर्फ एक आवरण है, एक केस है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। उस डब्बे के अंदर बहुत सारे अलग अलग पुर्जे होते हैं। असली सीपीयू उस डब्बे के अंदर मदरबोर्ड पर लगी एक बहुत ही छोटी सी चौकोर सिलिकॉन चिप होती है। बस एक छोटी सी चिप? हाँ, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन आकार में इतनी छोटी होने के बावजूद पूरे सिस्टम की धड़कन वही चिप है। सारा निर्णय लेना, सारी गणनाएं करना, सब कुछ उसी का काम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर सीपीयू ही वो अकेला मस्तिष्क है इस तरह का, वो मुख्य शेफ है जिसे सब कुछ संभालना है, तो डायग्राम में इस एक सीपीयू को आगे 3 अलग-अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया है? हाँ, अच्छा सवाल है। इसमें मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू और कंट्रोल यूनिट का जिक्र है। अगर एक ही दिमाग है तो उसे ऐसे टुकड़ों में क्यों बांटा गया है? क्या एक अकेला शक्तिशाली दिमाग सारा काम एक साथ नहीं कर सकता? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब समझने के लिए ना हम वापस उसी रेस्टोरेंट वाले उदाहरण पर चलते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक ही मास्टर शेफ है जिसे सारा काम अकेले करना है। उसे नई रेसिपी की किताब भी पढ़नी है, उसे खुद ही प्याज भी काटना है, कढ़ाई में चम्मच भी चलाना है और बाहर वेटर्स को ये भी निर्देश देना है कि कौन सी टेबल पर क्या जाएगा। तो नतीजा क्या होगा? अरे, भारी अव्यवस्था हो जाएगी, कोई भी काम समय पर नहीं हो पाएगा और शायद खाना जल भी जाए। बिल्कुल। गति और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए ना काम का बंटवारा अनिवार्य है। कंप्यूटर के अंदर डेटा अरबों प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। बाप रे। हाँ, अगर सीपीयू के अंदर काम बटावा नहीं होगा तो डेटा आपस में टकरा जाएगा और पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसलिए सीपीयू के अंदर एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सीपीयू कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये खुद एक छोटी सी टीम है। बिल्कुल सही। तो चलिए इस टीम के हर एक सदस्य के काम को थोड़ी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। डायग्राम के अनुसार ये डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। इसे कैसे समझा जाए? इसे रसोई की उस छोटी सी पेंट्री या शेफ के ठीक बगल वाले कटिंग बोर्ड की तरह समझा जा सकता है। कटिंग बोर्ड, अच्छा। प्रोसेस करने के निर्देश बिल्कुल तैयार रखे जाते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े वो बिना किसी देरी के मिल जाए। तकनीकी भाषा में इसे रजिस्टर या कैश मेमोरी कहा जाता है। ये जगह में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज होती है। मतलब ये कोई बड़ा गोदाम नहीं है, बल्कि वो शेल्फ है जहां शेफ ने अपने मसाले और कटी हुई सब्जियां बिल्कुल हाथ के पास रखी हुई हैं ताकि तुरंत इस्तेमाल हो सके। एकदम सटीक। इसके बाद आता है दूसरा और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। डायग्राम बताता है कि यहाँ सारी गणनाएं और तार्किक कार्य होते हैं। रेस्टोरेंट के उदाहरण में ये वो असली चूल्हा और कढ़ाई है जहाँ सब्जियां पक रही हैं। लेकिन अगर तकनीकी स्तर पर बात करें तो ये गणना असल में क्या है? मशीन सोचती कैसे है? गेट्स का एक जाल बिछा होता है, लॉजिक गेट्स। हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे पानी के पाइप का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो जिसमें अलग अलग जगह वॉल्व लगे हों। मतलब ऐसे रास्ते जो खुल सकते हैं या बंद हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब इनपुट से 0 और 1 के सिग्नल अंदर आते हैं तो वे इन लॉजिक गेट्स से गुजरते हैं। ये गेट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर 2 सिग्नल एक साथ आते हैं तो वे जुड़कर एक नया सिग्नल बनाते हैं। यही अर्थमेटिक यानी गणित है। अच्छा, तो जोड़ घटाना ऐसे होता है? जी। और लॉजिक यानी तर्क का मतलब है तुलना करना। जैसे क्या एक सिग्नल दूसरे से बड़ा है? अगर हाँ तो रास्ता A खोलो, अगर नहीं तो रास्ता B खोलो। अरबों ट्रांजिस्टर्स मिलकर जब ये काम 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में करते हैं ना, तो वो हमें किसी जटिल गेम के ग्राफिक्स या किसी वीडियो के रूप में दिखाई देता है। यार, ये वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है कि एक एकदम बुनियादी स्तर पर कंप्यूटर सिर्फ छोटे छोटे स्विचों को जोड़ घटा रहा है और वो इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें लगता है मशीन बकायदा सोच रही है। हाँ, इल्यूजन ही है एक तरह का। लेकिन अगर मेमोरी यूनिट में सामान रखा है और एएलयू से पका रहा है, तो इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बैठता है?
मतलब डेटा को कैसे पता कि उसे कब मेमोरी से निकलकर एएलयू के पास जाना है? बस यहीं पर डायग्राम का तीसरा हिस्सा प्रवेश करता है और वो है कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू का मैनेजर है। मैनेजर? लेकिन अगर ये मैनेजर है तो क्या ये खुद भी कोई गणित या गणना करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल यूनिट खुद कोई डेटा प्रोसेस नहीं करता, वो कोई गणना नहीं करता। उसका काम बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले या किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि एक चौराहे पर चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो सब आपस में टकरा जाएंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल भयानक एक्सीडेंट होगा। बस कंट्रोल यूनिट का काम ये सुनिश्चित करना है कि इनपुट से डेटा सही समय पर मेमोरी यूनिट में आए, वहां से सही समय पर एएलयू के पास जाए और प्रोसेस होने के बाद वापस सही जगह पहुंचे। तो ये कंट्रोल यूनिट इस पूरे ट्रैफिक को इतनी सटीकता से कैसे नियंत्रित करता है? मतलब इससे समय का अंदाजा कैसे होता है? इसके लिए ना मदरबोर्ड पर एक छोटी सी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की घड़ी होती है जो लगातार एक निश्चित गति से धड़कती रहती है, टिक टिक करती रहती है। इसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है। वो जो हम प्रोसेसर खरीदते वक्त देखते हैं। हाँ, वही। हर एक टिक के साथ कंट्रोल यूनिट एक नया निर्देश आगे बढ़ाता है। जब हम सुनते हैं कि किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज का है, तो उसका मतलब है कि वो घड़ी 1 सेकंड में 3 अरब बार टिक कर रही है। 3 अरब बार? 1 सेकंड में? हाँ। और कंट्रोल यूनिट हर एक टिक पर एक काम को आगे बढ़ा रहा है। ये सच में अविश्वसनीय है। तो अगर इसे समेटा जाए तो सीपीयू के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। कंट्रोल यूनिट की टिक टिक के साथ ट्रैफिक नियंत्रित हो रहा है, मेमोरी यूनिट से डेटा बाहर आ रहा है, एएलयू के अरबों लॉजिक गेट्स उस 0 और 1 के डेटा को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और फिर एक नया परिणाम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया, जिसे तकनीकी भाषा में मशीन साइकिल कहा जाता है, ये लगातार बिना रुके चलती रहती है। अब यहाँ तक आते आते रेस्टोरेंट के किचन में खाना पूरी तरह से पक चुका है ना? इनपुट के जरिए जो कच्चा माल आया था, सीपीयू ने उसे प्रोसेस करके एक पके हुए स्वादिष्ट परिणाम में बदल दिया है। लेकिन अगर वो तैयार डिश रसोई के अंदर ही रखी रहे तो उसका क्या फायदा? उसे मशीन के बाहर ही दुनिया तक तो आना ही होगा ना? जाहिर सी बात है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सिस्टम का अंतिम चरण काम आता है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। हाँ, डायग्राम में मॉनिटर और प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस के उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है। यानी ये वो वेटर है जो रसोई से तैयार खाना लेकर आता है और उसे शानदार तरीके से हमारे टेबल पर परोसता है। बिल्कुल। और यहाँ ये जो परोसने का तरीका है ना, ये सबसे अहम हिस्सा है। याद है, हमने बात की थी कि इनपुट डिवाइस एक अनुवादक है जो इंसान की भाषा को 0 और 1 में बदलता है। हाँ, क्योंकि मशीन तो सिर्फ बिजली के सिग्नल ही समझती है। बस, तो आउटपुट डिवाइस उसका ठीक उल्टा काम करता है। अच्छा। हाँ, सीपीयू ने जो परिणाम तैयार किया है वो अभी भी 0 और 1 की मशीन भाषा में ही है। अगर मॉनिटर की स्क्रीन पर सीधे वो 0 और 1 छपने लगे तो किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? हाँ, वो तो हैकर्स वाली फिल्मों जैसा लगने लगेगा। बिल्कुल। इसलिए आउटपुट डिवाइस उन बिजली के सिग्नलों को वापस भौतिक दुनिया की ऐसी चीजों में अनुवादित करता है जिन्हें हमारी यानी इंसान की इंद्रियां समझ सके। मतलब वो फिर से एक पुल का काम करता है, लेकिन इस बार मशीन से इंसान की तरफ। एकदम सही। अगर वो मॉनिटर है तो वो उन 0 और 1 के सिग्नलों को स्क्रीन पर मौजूद छोटे छोटे प्रकाश के बिंदुओं में, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं, उनके रंग और चमक में बदल देता है। जब लाखों पिक्सल एक साथ जलते बुझते हैं तो हमें एक तस्वीर या वीडियो दिखाई देता है। और अगर वो प्रिंटर है तो वो उसी डिजिटल सिग्नल को कागज पर स्याही की बूंदों के रूप में उकेर देता है। ये पूरी यात्रा बहुत ही स्पष्ट हो गई है, लेकिन डायग्राम में ना एक और हिस्सा है जिसने मुझे थोड़ी उलझन में डाल दिया है। क्या? डायग्राम के निचले हिस्से में मास स्टोरेज डिवाइस का जिक्र है, जैसे कि हार्ड ड्राइव। अब अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो आउटपुट वो तैयार डिश है जो परोसी जा रही है, और हमने मेमोरी यूनिट को शेफ की पैंट्री या शेल्फ कहा था। तो फिर ये मास स्टोरेज क्या भला है? मतलब मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है? लोग तो अक्सर इन्हें एक ही समझते हैं। ये तकनीकी दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला विषय है। अक्सर लोग मेमोरी और स्टोरेज शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर कर लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो असल फर्क क्या है? इसे समझने के लिए हमें डेटा के जीवित रहने की क्षमता को देखना होगा। जीवित रहने की क्षमता? मतलब क्या डेटा मर भी सकता है? तकनीकी तौर पर हाँ। देखिए, सीपीयू के पास जो मेमोरी यूनिट होती है, जैसे कि रजिस्टर या रैम,
वो एक अस्थायी जगह है, टेम्पररी। वो उस किचन काउंटर की तरह है जहां अभी काम चल रहा है। वो केवल बिजली के सहारे काम करती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है या अगर अचानक से बिजली कट जाती है, उस मेमोरी यूनिट का सारा डेटा गायब हो जाता है। किचन काउंटर पूरी तरह साफ हो जाता है। ओहो, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई फाइल पर काम किया जा रहा है और उसे हमने सेव नहीं किया, तो बिजली जाते ही वो इसलिए उड़ जाती है क्योंकि वो उस अस्थायी मेमोरी में थी। एकदम सही। और यहीं पर मास स्टोरेज डिवाइस की भूमिका आती है। अच्छा। ये जो स्टोरेज है ना, ये उस रेस्टोरेंट का एक बहुत बड़ा गहरा बेसमेंट या डीप फ्रीजर है। यहाँ डेटा सिर्फ बिजली के भरोसे नहीं रहता। यहाँ डेटा को भौतिक या मैग्नेटिक रूप में, यानी मैग्नेटिक तरीके से सुरक्षित कर दिया जाता है। जब किसी फाइल को सेव किया जाता है तो कंट्रोल यूनिट उसे उस अस्थायी मेमोरी से उठाकर इस मास स्टोरेज वाले गोदाम में भेज देता है। तो मतलब वो सुरक्षित है। बिल्कुल। अब अगर कंप्यूटर बंद भी कर दिया जाए, तभी महीनों या सालों बाद वो फाइल उसी गोदाम में सुरक्षित मिलेगी। तो अगर इसे साफ शब्दों में कहा जाए तो मेमोरी वो जगह है जहां कंप्यूटर असल में सोच रहा है, और स्टोरेज वो जगह है जहां कंप्यूटर चीजों को याद रख रहा है, और आउटपुट वो है जो कंप्यूटर हमें अभी दिखा रहा है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। मेमोरी काम करने की जगह है, स्टोरेज सुरक्षित रखने की जगह है, और आउटपुट हमारा इंसानी अनुभव है। क्या बात है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है। हाँ, जब भी कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जाता है तो अंदर होने वाली हर प्रक्रिया एक ही निरंतर चक्र का हिस्सा होती है। जी। सबसे पहले इंसान भौतिक दुनिया से कोई निर्देश देता है। इनपुट डिवाइस उसे पकड़कर बाइनरी यानी 0 और 1 की मशीन भाषा में अनुवादित करता है। फिर वो कच्चा डेटा सीपीयू के पास जाता है। जहां जहां कंट्रोल यूनिट उस डेटा को निर्देशित करता है, मेमोरी यूनिट उसे अस्थायी रूप से अपने पास रखती है, और एएलयू उसमें गणितीय और तार्किक गणनाएं करके एक परिणाम तैयार करता है। और आखिर में वो तैयार परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए वापस इंसान की भाषा में तस्वीरों, आवाजों या छपे हुए कागज के रूप में अनुवादित होकर हमारे सामने आ जाता है। और अगर जरूरत हो तो उसे मास स्टोरेज में भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो हर एक माउस क्लिक, हर एक स्वाइप के साथ पलक झपकते ही दोहराया जाता है। बिल्कुल, ये चक्र ही ना हमारे आज के डिजिटल युग की धड़कन है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात जहन में आती है। क्या बात है? आज हमने डायग्राम के आधार पर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को अलग अलग उपकरणों के रूप में समझा कि भाई कीबोर्ड अलग है, सीपीयू का डब्बा अलग है और मॉनिटर अलग है। पारंपरिक मशीनों में ये स्पष्ट रूप से अलग अलग भौतिक उपकरण ही होते हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे सही तरीका है। हाँ। लेकिन जरा आज की तकनीक को देखिए, जैसे कि एक मॉडर्न स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या टैबलेट। वहां क्या हो रहा है? बात तो सही है। वहां कोई अलग से कीबोर्ड या माउस तो है नहीं। वहां एक ही कांच की स्क्रीन है। उसी स्क्रीन पर उंगलियों से छूकर हम इनपुट देते हैं। जी। उसी स्क्रीन के ठीक पीछे बस 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी पर वो चिप लगी है जो प्रोसेसिंग कर रही है, और फिर वही स्क्रीन रंग बदलकर आउटपुट भी दिखा रही है। ये असल में तकनीक का एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल विकास है। बिल्कुल। जहां पहले मशीन और इंसान के बीच स्पष्ट भौतिक दीवारें थी, वहां आज ये रेखाएं पूरी तरह से धुंधली हो गई हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट सब कुछ एक ही सपाट सतह पर समेट गया है। और जैसे जैसे हम टच स्क्रीन से आगे बढ़कर वॉइस कमांड या यहां तक कि न्यूरल इंटरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सीधे दिमाग से कंप्यूटर चलेंगे, ये चक्र और भी ज्यादा अदृश्य होता जा रहा है। सही कहा। शायद आने वाले भविष्य में मशीन को ये बताने की जरूरत ही न पड़े कि उसे क्या करना है। शायद वो हमारे सोचने से पहले ही डेटा को प्रोसेस करना शुरू कर दे। ये तो थोड़ा डरावना भी है और रोमांचक भी। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब एक साधारण सी स्क्रीन पर टैप किया जाए तो ये याद रखना चाहिए कि उस ठंडे कांच के पीछे अरबों ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स और एक पूरी की पूरी तार्किक दुनिया पूरी शिद्दत से काम कर रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत कविता है।